बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इंतखाबात में ठीक 5 दिन रह गए। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और अब इन चंद दिनों के अंदर कि 2 दिन तो आखिर के निकाल दें, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर इंतखाबी मुहिम तो नहीं चल सकती, लेकिन इस टाइम पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर पर है। हर सियासी जमात अपनी तरफ वोटर को खींचने की कोशिश कर रही है। आम इंतखाबात के लिए जो मरहला था बैलेट की छपाई का और तरसील का, वो भी मुकम्मल हो गया। यानी एक तरफ बैलेट की छपाई मुकम्मल हो चुकी है तो दूसरी तरफ तकरीबन 850 के करीब हलकों में जो तरसील थी बैलेट पेपर की, वो 85% मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 16 हलकों की बैलेट की छपाई दोबारा से हो रही है और दोबारा करके आगे भेजी जाएगी। अब 14 जनवरी से 2 फरवरी तक यानी आज तक ये पूरा प्रोसेस होना था। ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और मामलात अब नेक्स्ट लेवल तक आ चुके हैं। 2024 से 2018 को अगर कंपेयर करें तो उसके अंदर कुछ नशिस्तों की चेंजेस हमें जरूर नजर आती हैं और वो इसलिए नजर आती हैं क्योंकि ऑफकोर्स फाटा के मर्जर के बाद नेशनल असेंबली के अंदर केपीके की नशिस्तें कम हुई हैं और सूबाई असेंबली के अंदर बाकायदा तौर पर केपीके के एमपीएज अब ज्यादा होंगे। कौमी असेंबली की कुल नशिस्तें 336 हैं। इन 336 नशिस्तों के अंदर से बलूचिस्तान की कुल नशिस्तें 20 और जनरल नशिस्तें 16 और जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं वो 4 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कुल नशिस्तें नेशनल असेंबली के अंदर 55 हैं। इनके अंदर से जनरल नशिस्तें 45 और खवातीन की मखसूस नशिस्तें 10 हैं। पंजाब की कुल नशिस्तें 173 हैं। इनके अंदर से जनरल नशिस्तें 141 हैं और खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो 32 हैं और सिंध की कुल नशिस्तें नेशनल असेंबली के अंदर 75 हैं और जो जनरल नशिस्तें हैं वो 61 है यानी 61 और खवातीन की मखसूस नशिस्तें 14 हैं। वफाक की कुल नशिस्तें ऑब्वियसली गैर मुस्लिम्स की भी नशिस्तें होती हैं, वो सारी चीजें भी होती हैं। बहरहाल ये 336 नशिस्तें हैं जो कि इस टाइम पर नेशनल असेंबली के इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उनमें होंगी। अब आगे ब्रेकडाउन अगर प्रोविंशियल असेंबलीज का किया जाए तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही असेंबली के अंदर तब्दीली आई है, बाकी सारी की सारी असेंबलीज की नशिस्तें एज इज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले इंतखाबात के अंदर 124 कुल नशिस्तें थी और इस टाइम पर टोटल नशिस्तें 145 हो चुकी हैं, जिसके अंदर 16 नशिस्तें जनरल नशिस्तें इंक्रीज हुई हैं, 4 रिजर्व सीट्स फॉर विमेन उसके अंदर इंक्रीज हुआ है और एक जो है वो माइनॉरिटीज की नशिस्त के अंदर इजाफा हुआ है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि बाकायदा तौर पर जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सवालात भी किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मखलूत हुकूमत के जो सवालात किए जा रहे थे वो एक इंटरव्यू के अंदर कंप्लीटली रद्द कर दिया। मैं खुद भी सवाल कर रही थी कि चलिए नून लीग से तो नहीं पीटीआई के साथ बैठा जा सकता है या नहीं बैठा जा सकता, क्या क्या है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुनी सर। Is an alliance with any party, the PTI or the PMLN, a possibility, given that if you're not able to attain majority? So at the moment, I tell you why it's difficult. It's difficult because both political parties, be it the PTI or the Muslim League, are practicing that same old school politics of hate and division. I can't support that kind of politics. I can't support that traditional approach to politics. एक तरफ तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने की बात नहीं है, पीटीआई के लिए भी मसले मसाइल है। यही बात आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फरमाई कि एक तरफ एक मुखालिफ के जो हाथ बंधे हुए हैं, दूसरे किस तरीके से खुलकर मैदान में खेले, मुझे ये सियासत गवारा नहीं करती है। नॉट जस्ट दैट, इसके ऊपर रिबटल में एहसन इकबाल साहब ने भी एक बात फरमाई, मखलूत हुकूमत की बात की है, कश्तियां जला डाली हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुना जरा। हम मेजॉरिटी होने के बावजूद कोशिश करेंगे कि अपने हलीफों को साथ मिलाएं। पीपल्स पार्टी की जो शमूलियत या ना शमूलियत इसका बड़ी हद तक इंहिसार अगले इंतखाबी मंजरनामे पे है कि क्या होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने तो तकरीबन कश्तियां जला ली हैं। अगले इंतखाबी मंजरनामा अभी अबर आलूद नजर आता है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि 2 जमातें तो खुलकर इंतखाबी मुहिम कर रही हैं और एक जमात फिलहाल केसेस का सामना भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 केसेस के अंदर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली वो केसेस के अलावा आज जो केस चल रहा है वो इद्दत वाला केस है, उसके बारे में भी बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। लेकिन मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर अफनान उल्लाह मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर
افنان آپ نے جوائن کیا. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, بہت شکریہ ناز صاحبہ فار جوائننگ می. سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سینیٹر افنان آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ توقع لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ وہ کشتیاں نہیں جلائیں گے, یعنی آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کہیں کہیں مخلوق حکومت کی ضرورت پڑ گئی تو شاید پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے دے, یا ایٹ لیسٹ ہم پیپلز پارٹی کی طرف چلے ہی جائیں گے. یہ کشتیاں جلانے سے کیا مطلب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ مطلب تو یہی ہے کہ مطلب کہ اس کو آپ وہ تو نہیں کر سکتے, فورگون کنکلوژن تو نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہو سکتی ہے, جو ان کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی ہے بات. لیکن میں ذاتی طور پہ خیال یہ ہے, کیونکہ میں بھی ریسنٹلی پختونخوا اور یہ پنجاب میں خود کیمپیننگ تھوڑی بہت کرتا رہا ہوں, تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سمپل میجورٹی اب لے جائیں گے. ہماری جو اب لے جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ ویو ہماری پیپلز پارٹی تو سمجھ رہی ہے شاید آپ اس سے پہلے ہی لے جائیں, بیکاز ساری گل ہو گئی ہے. نہیں وہ گل دیکھیں, یہ بات جو ہے وہ پھر وہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے عوامی ووٹ سے نہیں آنا اور آپ نے جو ہے وہ کسی اور کے ووٹ سے آنا ہے تو پھر آپ سہارے تو بندہ ڈھونڈتا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عوام میں گیا ہوں, جلسے اٹینڈ کیے سوات میں, حافظ آباد میں, جو ہے وہ مانسہرہ میں, آج بھی میں ادھر تھا مری میں. تو یہ جو مجھے نظر آئی ہے ویو, وہ اب ویو اللہ کی مہربانی سے بلڈ ہو گئی ہے, اور وہ ویو جو ہے وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بھی بنائے گی, اور مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی ناٹ 2/3 obviously. نہیں دیکھیں سمپل میجورٹی مل جائے گی. اب ود دی کولیشن پارٹنرز وی کین اچیو 2/3. کولیشن پارٹنرز کون کون سے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہم نے نہیں ساتھ بیٹھنا, پی ٹی آئی ویسے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, دیکھیں ہماری ایم کیو ایم ہے, جے یو آئی ہے, پھر جو انڈیپینڈنٹ جو جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے ہم لوگ ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے جہاں ایک پارٹی کے ہاتھ بندے ہو, باقی ساری کھل کر کھیل رہے. دیکھیں جو نان پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم کر سکتے ہیں, جے یو آئی کو, ایم کیو ایم کو, نیشنلسٹ پارٹی بلوچستان کی وہ. تو یہ پہلے بھی ہم نے اسی طرح کا کولیشن بلڈ کیا تھا 2013 میں. ہم ایک مضبوط اور ایک مستحکم گورنمنٹ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں, اور عوام سے ہمیں یہ امید ہے اور یقین ہے اس بات کا کہ وہ 8 فروری کو نکلیں گے اور وہ جا کے شیر پہ ٹھپا لگائیں گے, اور بڑے نمبروں میں نکلیں گے. کیونکہ یہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ادھر ایک مستحکم گورنمنٹ چاہیے, اور مستحکم گورنمنٹ جو فریگمنٹڈ جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتی. رائٹ. اچھا ناز صاحب, ایز فار ایز آئی نو 1970 کے بعد وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس ٹائم پر اچھی خاصی تعداد کے اندر لوگ نکلے تھے, لیکن جیسے جیسے لوگوں کا ڈیموکریسی سے ٹرسٹ سائڈ پر ہوتا ہے, لوگ اس تعداد میں نہیں نکلتے ہیں. پورا دن لگتا ہے ووٹ کرنے کے اندر, انرجی لگتی ہے, آپ کو بہت سارے اپنی معاملات کو سائڈ پہ کر کے ووٹ دینے جانا پڑتا ہے, وہ چھٹی ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ کیا کہتے ہیں, جو ستائے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کو ووٹ دے کر مت ضائع کریں. تو ڈو یو تھنک وہ لوگ نکلیں گے؟ آپ کے ووٹرز تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن دوسروں جن کی طرف یو آر آئنگ, آر دے گوئنگ ٹو کم اینڈ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات آپ بہت آئیڈینٹیفائی جو کری ووٹر ٹرن آؤٹ کو, دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے, اور الیکشنز پہ عوام کا اعتماد وہ کس حد تک ہے. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر اس چیز کو گیج کرنے کے لیے کہ عوام کا اعتماد کتنا ہے اپنے پولیٹیشنز کے اوپر. اسی لیے جو مہم ہوتی ہے, الیکشن کی مہم ہوتی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ کنوینسنگ کی جاتی ہے, گھر گھر جا کے سیاسی جماعتیں اپنے پیغام کو پہنچاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب سے پہلے ہماری پارٹی کی قیادت پورے پاکستان بھر میں ہر شہر میں جا کر اپنا مینیفیسٹو, سب سے پہلے مینیفیسٹو دینے والی پارٹی بھی ہماری ہے, اور سب سے پہلے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا عمل شروع کرنے والی پارٹی بھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا میسج ہے وہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, کیونکہ ہم ایڈریس کرتے ہیں کسان کو, ہم ایڈریس کرتے ہیں ہاری کو, ہم ایڈریس کرتے ہیں ایک عام عوام کو جن کے بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے. اور لوگوں کو پتا ہے اسپیسیفکلی آپ خواتین کی اگر بات کریں تو خواتین کی جو ہمارے پاس پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی میں لوگوں سے یہ میسج اپنا کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ووٹ کے طاقت کو استعمال کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے BISP جیسے پروگرام سے جو خواتین کو اکنامک امپاورمنٹ دی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین پیپلز پارٹی کی طرف مائل ہے. ہمارا لیڈر
नौजवान है, ही इज अ यंग, ही स्पीक्स फॉर द यूथ, लिहाजा नौजवान जो है वो आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। और बहुत हमने एक बड़ी जो है पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म की पजीराई हम देख रहे हैं अवाम में। इट इज not that we are eyeing on PTI or any other political parties voters, but let me tell you कि जब हमारा मैसेज और पैगाम होता है, हम तो आम अवाम को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को अपना पैगाम दे रहे हैं। अब लोग अपना डिसीजन और अपना फैसला जो है वो वक्त के साथ डेफिनेटली बदलते हैं। लोगों की शायद हो सकता है कि पिछले इलेक्शन में कोई और पॉलिटिकल पार्टी मनपसंद हो, इस इलेक्शन में लोग जो है किसी और पार्टी की तरफ आकर अपना वोट दें। ये तो इस बात पे मुनहसर है कि किसका पैगाम, किस सियासी जमात का मैसेज, किस सियासी जमात का एतमाद अवाम जो है वो इस वक्त लेकर बैठी हुई है। इन चीजों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। इट्स अ मैटर ऑफ डेज। हार्डली 5 दिन जो है रहते हैं। एक बात होती है कि आपको नजर आ रहा होता है कि ठीक है, पीपल आर लीनिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन जमात, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना इंतखाबात के अंदर, वोट के अंदर, वो एक अलग बात होती है। जिस तरह हम लोगों को जमात इस्लामी बहुत सारी जगह पर एक्टिव नजर आती है, वोट को कितना ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने इलेक्शन के अंदर, वो एक बात अलग है। आपको लगता है पंजाब के अंदर ये जो आपको एक जलसों में एक रश नजर आ रहा है, इसको आप वोटर टर्नआउट के अंदर और बाकायदा वोट के अंदर बैलेट के पेपर पे ठप्पे के सूरत में तीर की, इसको आप ट्रांसलेट कर सकेंगे? क्योंकि यहां आपके जो मुखालिफीन है पंजाब में वो बहुत सालों से उधर रहे हैं। देखिए, हमें ये पता है कि पंजाब में जहां पीपल्स पार्टी को वार्मली वेलकम शहीद बीबी के दौर में किया गया, ये वही लाहौर है जहां पे शहीद बीबी के लिए हर घर बाहर निकला था उनको वेलकम करने के लिए। तो ये पीपल्स पार्टी का वोटर हर घर में मौजूद है। जियाला पीपल्स पार्टी का हर खानदान में कहीं ना कहीं पंजाब में जरूर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अब वो जो जेनरेशन गैप आ जाती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो सफरिंग्स रही हैं, बीबी की शहादत एक बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी के लिए ट्रेजेडी रहा, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक ट्रेजेडी रहा। उसके बाद फिर 2008 में ओवरकम करके फिर भी हम गवर्नमेंट में आए और हमने अवाम के लिए जो रिलीफ दिया, तो लोगों में अगर आप देखें जो हमारा वोटर है वो हमारे साथ कमिटेड भी है। डेफिनेटली मुश्किल हालात पीपल्स पार्टी ने बहुत फेस किए हैं, बहुत चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ा है। जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक अवाम को अपना मैसेज देने में कायल भी होगी। चैलेंजेस की बात करें ना साहब, आई एम सॉरी, लेकिन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि हम लोग वी डोंट अप्रिशिएट के चैलेंजेस जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है। मौलाना साहब ने भी कह दिया, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, कि किसी के हाथ बंधे हों और बाकी इंतखाबात लड़े हों तो ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं होंगे। एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ केसेस पे केसेस हैं। 10 साल सजा हुई, 14 साल सजा हुई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब सूरत हाल ये है कि इंतखाबात में रह गए 5 दिन। 5 दिन का मतलब ये 2 दिन तो आप वैसे ही निकाल दें, 3 दिन की इंतखाबी मुहिम रहती है। आप समझते हैं कि आप कंसोलिडेट कर सकेंगे कोई कामयाबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये कि जो मेरा अंदाजा है वो तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला लोग जब निकलेंगे तो इस दफा जो जनरली पता चल रहा है कि वो 70% 80% जो टर्न आउट होगा इलेक्शन के दिन, रफली इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, लोग बहुत चार्ज है। अच्छा, ये याद रखिए, अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब जितनी भी दफा 50% से जितना कम गया है, उतना अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पीएमएलएन जीतता गया। जहां जहां टर्न आउट ज्यादा होता गया है वहां पीएमएलएन की मार्जिन कम होती गई है जीत की। तो दैट मीन्स के जनरली लो टर्नओवर जो होता है, हिस्ट्री में ये बताते हैं कि वो पीएमएलएन को सूट करता है। मे बी वो लोग मैनिपुलेट करना उनके लिए आसानी हो जाता है, और जो टर्नओवर ज्यादा होता है तो उसमें देखा है कि उनके लिए प्रॉब्लम थी। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जो 2018 था उसमें एक काफी तादाद निकली थी और आपने ओवर 50% है जी। लेकिन सेंटर साहब, तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50% से अबव या 50% से बिलो? तो अगर आपकी बात पर जाए तो हम एक्सट्रापोलेट कर लेंगे कि कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मेरे लिहाज से मैं ये बता रहा हूँ ना कि 70% प्लस के करीब लोग निकलेंगे। 70%? उसमें फायदा ये होता है कि मैनिपुलेशन जो होती है ना, जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज या नॉन पॉलिटिकल या इवन जो लोग अपने हलकों में मुर्दों के भी वोट डलवा लेते हैं, उनके लिए जरा प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज के लिहाज से। तो व्हाट आई थिंक इज के इट विल बी अ गुड चैलेंज। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ पैर आंख सब कुछ बांधा हुआ है, आंखें भी बांधा है, लेकिन हमें पता है कि हमने मुकाबला कैसे करना है, हमने किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह ताला विल
give everybody a very big surprise. लेकिन एक दो चीजें हैं मुझे समझ नहीं आती. देखिए इस तरह आपने क्या कहा केपी की कितनी वो तादाद बढ़ गई है टोटल? पहले 124 थी, अब 145 हो गई हैं नशिस्तें टोटल. अब सवाल ये हो जाता है कि अगर सीटें बढ़ गई हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 के लिहाज से क्या ये उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, क्या इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या ये उसके लिहाज से वो भी चीज देखनी होती है कि उसमें, क्योंकि उसमें तो 2018 वाला है ना, तो उसमें तो उन्होंने मुख्तलिफ लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 उसमें तो उन्होंने उस चीज का रेफरेंस किया. अभी हमने उसको चेंज नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया. नहीं, ये नशिस्तें जो मैं आपको बता रही हूँ सेनेटर साहब, ये बाकायदा तब्दील हो के अब ये नशिस्तें हैं 145 नशिस्तें 2024 के इंतखाबात में. सुने आपको अगर आपकी सीटें बढ़ती हैं, नशिस्तें बढ़ती हैं या कम होती हैं किसी भी प्रोविंस की या फेडरल की या किसी जगह भी होती है, दैट हैज टू बी चेंज इन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर इसमें मुझे साहब आपके अपने जमाने में फाटा का मर्जर हुआ है, आपके अपने जमाने के अंदर आप लोगों की हुकूमत के होते हुए फाटा का मर्जर हुआ है, उसके बाद नशिस्तें तब्दील हुई हैं, वो तो हो गया ना, वो मैटर तो हैज बीन डन, दैट्स अ पास्ट मैटर. अब उन नशिस्तों के ऊपर आपने इंतखाबात लड़ने हैं. वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं आई. मेरा ये सवाल बनता है वो मर्जर हुआ है लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ ना, इस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ. तो इसमें एक सवाल उठता है, ये मेरे दिमाग में उठता है, मुझे नहीं पता कि मैं सही सवाल उठा रहा हूँ गलत उठा रहा हूँ, लेकिन आई वुड आस्क दैट क्वेश्चन कि ये आर्टिकल 51 के इस वक्त साथ नहीं जा रहा. लेकिन हमने पिछले 1-1.5-2 साल में देखा है कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं. पिछले साल भी मई में कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया था. इस साल 8 कौन से वाले मई की बात कर रहे हैं सेन साहब, 9 मई की या किसी और मई की? मैं बात कर रहा हूं 14 मई की, सॉरी मैं 14 मार्च की, कि जिसमें इलेक्शन होने थे और उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए. मैं उनकी बात कर रहा हूं. ठीक है, चलिए लेकिन बाकायदा तौर पर नशिस्तें जो है वो तब्दील हो चुकी हैं और उसके अंदर कौमी असेंबली के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ना फाटा की वो जो स्पेसिफिक नशिस्तें हुआ करती थी वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब वो केपीके की नशिस्तों में ही रहेगी. लेकिन सेनेटर खान, अब सूरत हाल ये कि 336 नशिस्तें, आप कह रहे हैं आपको सिंपल मेजोरिटी इसमें मिल जाएगी. पंजाब की नशिस्तों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, 371 नशिस्तें पंजाब असेंबली की भी हैं. वहां आप लोगों का आईपीपी से भी बातचीत चल रही है, इधर आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से इनकारी आप लोग हैं. आप कह रहे हैं कि आप सिंपल मेजोरिटी ले लेंगे सिर्फ पंजाब से. सिंध के अंदर आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बलूचिस्तान में आज सच आप लोग नजर नहीं आ रहे, केपीके में आप लोग नजर नहीं आ रहे, अकेले पंजाब पे तकिया किया हुआ आप लोगों ने. नहीं, पंजाब पख्तूनख्वा में भी हमने कल तो जलसा किया. कितनी नशिस्तें ले लेंगे आप? उससे पहले जो है मानसेरा में किया है, फिर एबटाबाद में किया है, फिर जो है मानसेरा तो आप लोगों को पता है, आप लोगों का सेफ नहीं, बलूचिस्तान के अंदर हमने हर एक सीट के ऊपर अपना कॉन्टेस्टेंट खड़ा किया. हर एक सीट के ऊपर आपको मैं बेसिक लिस्ट दे दूंगा. इंटीरियर सिंध में थोड़ी हमारी वीकनेस है, मैं मानता हूँ, वो गलत बात नहीं करनी चाहिए. इंशाल्लाह कराची में हम अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वहां से भी अच्छा रिजल्ट आएगा. हम अच्छा रिजल्ट क्या होता है कराची से? वहाँ एमक्यूएम भी है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी है, इंशाल्लाह हम कुछ सीटें जीतेंगे वहां पे इंशाल्लाह. लेकिन बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इंशाल्लाह पंजाब में स्वीप कर रहे हैं, हम पख्तूनख्वा में स्वीप करेंगे इंशाल्लाह, हम बलूचिस्तान में सिग्निफिकेंट सीटें निकालेंगे. और इधर नंबर गेम करते हैं ना. देखिए इस टाइम पर कौमी असेंबली की जो नशिस्तें हैं वो 266 है. टोटल जो है वो कॉन्टेस्टेड 266 है. 266 आप लोग कॉन्टेस्टेड है. बलूचिस्तान के अंदर जो 20 नशिस्तें हैं उसके अंदर से कितनी नशिस्तें आपको मिल जाएंगी? देखिए मेरा अपना ये एस्टिमेट है कि बिटवीन 5 and 7. 5 to 7. 55 के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा में से कितनी नशिस्तें आप लोग ले लेंगे? ये 55 जो है ये कॉन्टेस्टेड नहीं होंगी, 45 कॉन्टेस्टेड होगी. चेक आप लोग जो कंटेस्ट करें. नहीं, जो कॉन्टेस्टेड वैसे ओवरऑल कंटेस्ट आप कितने जीत रहे होंगे? 45 में से मेरा अपना एस्टिमेट ये है कि डबल फिगर होगी. डबल फिगर अबव 10. और पंजाब के अंदर से 173? नहीं, ये पंजाब की कॉन्टेस्टेड सीटें 141 है. 141 में से इंशाल्लाह हमारी 90 से 100 होंगी. 90 से 100 होंगी. तो बेसिकली वो पंजाब के ऊपर तकिया किए बैठे ना. नहीं, हमारा बेस है ना, वो हर किसी पार्टी का अपना बेस होता है. आपके बेस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वो अपनी कोशिश कर सकते हैं. नहीं, उनका हक है, वो अपनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी उन्होंने करनी है वो उनका हक है, वो करें. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेव इस वक्त पीएमएलएन के फेवर में है.
اس وقت جو ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے مجھے سمجھائیے میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر. وہ مجھے سمجھائیے گا. میاں نواز شریف صاحب اکتوبر میں آنے کے بعد سے بیئرلی نکلے, میرے خیال میں 7-8 دفعہ سے بھی شاید کم ہی ہوں گے جو نکلے. آپ لوگوں کی باقاعدہ طور پر جلسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت بعد میں شروع ہوئے ہیں اور ان کی کمپیرزن میں تعداد بھی اچھی خاصی کم ہے. وہاں بلاول بھٹو زرداری اچھے خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کو ویسے بہت سارا سمپتھی ووٹ بھی پڑ جائے گا. تو پھر آپ کیسے اتنے کلیئر ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں, مجھے اس بات سمجھ آپ کو سمجھا میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں الیکشن جو ہے نا اس کے ڈائنامکس جو ہے مختلف, ان میں ایک ڈائنامک آپ کی جلسے ہے, ایک ڈائنامک جو ہے وہ آپ کی جو ہے سوشل میڈیا ہے, ایک ڈائنامک آپ کی کیمپیننگ ہے. مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے فیصلے ہیں جو آپ نے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے اوپر ہر کانسٹیچوئنسی کی سائنس سمجھ کے جو آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ کس کو دینے کس کو نہیں دینا, اور جو ناراض لوگوں کو واپس آپ نے ملایا ہے, یہ آپ کو الیکشن جتاتا ہے. یہ فیصلے آپ کو الیکشن جتاتے ہیں. باقی چیزیں سیاست آپ کہہ رہے ہیں وہ, اور اس کو آپ نے پورا ہمیں اتنا ٹائم لگا اس لیے لگا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو بھی منایا ہے جو ناراض ہوئے, کیونکہ ذرا ایک ٹکٹ ہے, آپ بہت سارے لوگ ہیں تو وہ, اور اس میں جو جس میں باقی پارٹیز نے ٹائم نہیں لگایا, ہم نے جو اس میں ٹائم اسی لیے لگایا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم نے یہ گیم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت عرصہ ہو گیا کھیلتے ہوئے, تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہے ہمارے فیصلے انشاءاللہ ہمیں جتوائیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہی ہیں باہر جو ہے میاں نواز شریف صاحب نہیں نکلے, میاں صاحب حافظ آباد میں بھی تھے, سوات میں بھی تھے, مانسہرہ میں بھی تھے, جو ہے وہ ابھی گجرانوالہ جائیں گے, آج فیصل آباد میں تھے. مطلب ہر جگہ دیکھیں جلسہ جو ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے پورے کیے, اور ہمارے جتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں کسی کے بھی نہیں. آپ مجھے بتا دیں اگر ہمارے قریب بھی آتا ہے کوئی جلسہ, آپ کے جتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں ہوئے. میں کہہ رہا ہوں قریب بھی نہیں آتا, قریب بھی نہیں آتا. آپ نکالے ہمارے جلسے کو قریب آتا تو مجھے. ناز بلوچ صاحبہ آپ لوگوں کے جلسوں کو کر دیا چیلنج انہوں نے. یہ میرے بھائی افنان جو ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے. اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں, یا ڈیفینیٹلی یہ تو دیکھنے والی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے جلسے کتنے زیادہ بڑی اسٹرینتھ اور طاقت کہاں پہ عوام کی وہاں موجود ہے, اور یہ الیکشن کا دن بتائے گا. میرے خیال اب تو 5 دن صرف رہ گئے ہیں, اور 5 دن کے اندر عوام نے اپنا فیصلہ کر کے گھر سے نکل کر اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی پولیٹیکل پارٹی ہے, عوام دوست منشور ہمارا ہے, اور ہمارا منشور جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے آ کر عوام تک پہنچایا بھی, اپنا پیغام بھی دیا. اور اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں جو ہماری سوچ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی 2008 میں, آپ نے دیکھا مشکل حالات میں, چیلنجنگ صورتحال میں, ملک میں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے بہت تشویشناک حالات تھے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا شہید بیوی کی شہادت ہو چکی تھی, وہ بہت ہی مشکل مراحل تھے. ایسے دشوار وقت میں بھی آ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, صوبوں کو امپاور کرنا, NFC ایوارڈز دینا, BISP پروگرامز دینا, اور پھر اس کے علاوہ 2 سپر فلڈ آئے, بہت خوفناک سچویشن. وہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر موجود, لیکن ہلکے کی سیاست کے اندر یہ جو افنان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہلکے کی سیاست کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. پنجاب کی ہلکے کی سیاست میں ان لوگوں کو بڑے سال کا ایکسپیرینس ہے. کیا چیز اس بار پیپلز پارٹی نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی پنجاب کے اندر, پنجاب کے ہلکے کی سیاست کے اندر, کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ کو سمپل میجورٹی ملے گی؟ یا میں آپ کو بتا, جی آپ بالکل بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے انیکا. دیکھیں عوام, ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام عوام تک پہنچانے میں کامیاب رہے, اور اس میں اصل جو ہمارا پیغام ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہے, اور عوام اس چیز کو بہت بہتر سمجھتی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے, وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انتقام اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو بار بار ریپیٹیڈلی ہر جگہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ Pakistan has had enough of revengeful politics. Politics of hate does not give you any good. پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی ہے, اور اس وقت بھی ہم اپنا پیغام یہی دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے جب PTI حکومت میں تھی اور انتقام ان کو بالکل عروج پہ اس وقت تھا, اور تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو جب قید میں ڈال دیا جا رہا تھا, راتوں رات خواتین کو اسپتالوں سے اٹھا کے جو ہے وہ قید کیا جا رہا تھا, ہم تب بھی کہہ رہے تھے ان کو کہ نہ کریں, یہ انتقام کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آج آپ بیٹھے ہوئے پاور پہ, اقتدار کی کرسی کے اوپر, کل کوئی اور ہوگا اور پھر وہی انتقام آپ سے لے گا, اور پھر یہ سرکلز میں ہم چلتے رہیں گے اور ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. ملک کی معیشت کا سوچیں, ملک کو آگے ایک ٹریک پہ لے جائیں. یہی بات پیپلز پارٹی آج کر رہی ہے, کیونکہ ہم نے تو بہت سفر کیا ہے. اچھا, آئیڈیلی تو ویسے سیاست کے اندر یہی ہونا چاہیے, بٹ وی سو میثاق جمہوریت, وہ بھی ابھی ہم لوگوں کو بریک ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن
73 सीटें हैं टोटल पंजाब की। अगर हम कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डैश नंबर जीतेगी तो वो डैश में क्या नंबर होगा? नहीं देखिए, आई कैन नॉट फिल इन द ब्लैंक लाइक दिस बिकॉज जो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात है वो डेफिनेटली हमारे जलसे अच्छे हो रहे हैं। स्पेसिफिकली साउथ पंजाब में हमने ऑलरेडी हमारे पास सीट्स थी, वहां पे भी हमने बहुत तेजी से गेन किया है। मुल्तान में हमारी पोजीशन बहुत जबरदस्त है। ओवरऑल आप देखें कि इंशाल्लाह ताला इस दफा हम सेंट्रल पंजाब में अच्छी सीट्स लेकर आएंगे, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और हमारी पार्टी की लीडरशिप खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह इस दफा पंजाब में एक अच्छा सरप्राइज देंगे। सो रादर देन गिविंग एनी लेकिन पंजाब की हुकूमत बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे, बस ये बता दीजिएगा मुझे ब्रेक की तरफ जाना। देखिए, वी आर होपफुल, व्हाई नॉट। हम जब कह रहे हैं कि वजीर आजम हमारा होगा, जब हम कह रहे हैं कि वजीर आजम एक जाला होगा, तो फिर डेफिनेटली क्यों नहीं। तो पंजाब की हुकूमत की तरफ भी आप लोगों के ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छी उम्मीद रखते हैं, अच्छी होप रखते हैं अवाम से कि इंशाल्लाह अवाम हमारी तरफ जो है आएगी और पीपल्स पार्टी को जरूर मौका देगी। ठीक, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद मैंने मायूं मोहम्मद से भी पूछना है। वो मंशूर और वो सारी चीजें तो जलसे जुलूस तो पीटीआई के पीछे रह गए, लेकिन वो किस चीज पर तकिया किए बैठे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर मायूं मोहम्मद, आप लोगों का मैनिफेस्टो आ गया, लेकिन मसला ये है कि जब मैनिफेस्टो आया सारी जमातों का ही तकरीबन, लेकिन उस टाइम तक शायद ही कोई मैनिफेस्टो पढ़ रहा हो। वोटर ने ऑलरेडी माइंड बना लिया होता है किस जमात को वोट देना, किस जमात को वोट नहीं देना। अब ऐसी सारी सूरत हाल में आप लोगों की नजर में पंजाब, जो कि इस टाइम पर सबसे बड़ा वो बैटल फील्ड बना हुआ है, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी चाह रहे हैं कि हम लोगों को एटलीस्ट एक साइजेबल अमाउंट ऑफ सीट्स मिल जाएं, PMLN भी चाह रही है, आप लोग भी चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इस टाइम पर अभी भी इवन ये कि अदालत के अंदर केस चल रहा है, वो इद्दत वाला केस। इससे पहले बानी PTI को 10 साल सजा, फिर 14 साल सजा भी हो चुकी है। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पंजाब में विदाउट जलसे, विदाउट उस तरह की कैंपेन, आप एक साइजेबल अमाउंट ऑफ सीट्स बैग कर सकेंगे? देखिए, सवाल तो ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि आखिर को पीटीआई वाले के जज से पीटीआई को जज से क्यों नहीं करने दे रहे। मैं कल एक प्रोग्राम में था, वहां पे ये डिस्कशन हो रही थी कि जो एहसन इकबाल है और दानियाल अजीज है NA 475 में, उनके दरमियान में एक अजीब बात है। और मजे की बात है, दानियाल अजीज के साथ वही हो रहा है जो पीटीआई के साथ हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि वो जहां भी जाते हैं कैंपेन करने, वहां पे एहसन इकबाल के थ्रू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी चीजें जो है वो PMLN करा रही है। ये जिस जगह पे है ये PMLN करा रही है, बाकी चीजें ऐवी हैं वो करा हो रही है। ये दानियाल अजीज ने भी ये कहा हुआ है कि उनके वो जिस अपने हल्के में जहां पे भी जाके